हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। एमपी पुलिस जीके सीरीज़ का हमारा 6वां वीडियो है। इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे प्रश्न लिए हैं जो व्यापम की एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट होते हैं और इन प्रश्नों से हम 5 से 6 प्रश्न बनाकर इनको याद करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए यह है कि वीडियो में बताई गई सारी जानकारी आपको याद होनी चाहिए। और यदि आपने वीडियो पर क्लिक करा है तो आपको लास्ट तक बने रहना है और एक एक जानकारी आपको याद करके जाना है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जो कि इस वीडियो के ऊपर आधारित रहेंगे, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका कमेंट में उत्तर भी देना है। तो इसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखना है, पूरी जानकारी को अच्छे से याद करना है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी नहीं है, लेकिन याद करना जरूरी है। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी का नाम बताएं जिन्होंने संयुक्त अरब अमीरात में पहली वैश्विक क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया। देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा खिलाड़ी कौन सा है भारतीय क्रिकेट टीम का जिन्होंने संयुक्त अरब अमीरात में पहली वैश्विक क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन करा। तो कहाँ पर? संयुक्त अरब अमीरात में पहली वैश्विक क्रिकेट अकादमी। तो इनका नाम है एम एस धोनी। एम एस धोनी ने क्या किया है, तो आपको ध्यान रखना है, संयुक्त अरब अमीरात में पहली वैश्विक क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में स्थित मझगावा खदान कहाँ पर स्थित है और क्या उत्पन्न करती है? तो आपको ध्यान देना है, मध्य प्रदेश में स्थित मझगावा खदान जो कि पन्ना जिले में स्थित है और यह हीरे का उत्पादन करती है। तो मझगावा खदान की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पर है? पन्ना में है। कहाँ पर है? पन्ना में है। तो पन्ना से रिलेटेड हम लोग कुछ जानकारी याद करेंगे, आपको ध्यान से एक बार सुनना है और मेरे साथ दोहराना है। देखिए, पन्ना में क्या है? मझगावा खदान है और मझगावा खदान में क्या मिलेगा हमको? हीरा मिलेगा। क्या मिलेगा? हीरा मिलेगा। अब ध्यान देना कि मझगावा खदान के पास ही एक पौधा लगा हुआ है, एक पेड़ लगा हुआ है और उस पर लगे हुए आंवले। तो पन्ना में ही मझगावा खदान है और मझगावा खदान के में हमको क्या मिल रहा है? हीरे मिल रहे हैं। ठीक है, और वहां पर एक पेड़ लगा हुआ है, उसके ऊपर आंवले लगे। इसका मतलब यह है कि पन्ना आंवला जिला घोषित किया गया है। आपको ध्यान रखना है कि पन्ना को आंवला जिला घोषित किया गया है। अब देखो, आंवला खाने के बाद आपको लगी है प्यास, ठीक है, तो वहां पर आपको एक पांडव जलप्रपात दिख रहा है। क्या दिख रहा है? पांडव जलप्रपात दिख रहा है। तो पांडव जलप्रपात से आपको पानी भर के पीना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हीरा हम लोग कहां से निकालेंगे? तो मझगावा खदान से निकालेंगे जो कि कहां पर है? पन्ना में है। उसके बाद हमको आंवले का पेड़ दिख रहा है, तो आंवले के पेड़ से आंवला तोड़ के खाना है, मतलब कि पन्ना आंवला जिला घोषित किया गया है। अब आपको प्यास लगी तो आपको जाना है पांडव जलप्रपात में जाना है, जो कि पन्ना में ही आपको दिख रहा है। ठीक है, आपको समझ में आया इतनी चीज? अब आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि जो हमारा पन्ना है, जो पन्ना है यह किस संभाग में आता है? तो पन्ना सागर संभाग में आता है। कहाँ आता है? सागर संभाग में आता है। तो आपको चीजें इतनी याद हुई होगी। देखो हमने क्या क्या याद करा। पन्ना में हीरे की खदान है जो कि मझगावा खदान के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, पन्ना को आंवला जिला घोषित किया है, पांडव जलप्रपात पन्ना में है और पन्ना सागर जिले में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे पुराना ईसाई चर्च निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो भारत का सबसे पुराना ईसाई चर्च, चर्च ईसाई लोगों का ही होता है, ठीक है, दूसरे लोगों का तो होगा नहीं। तो भारत में सबसे पुराना ईसाई चर्च किस राज्य में है? तो यह केरल राज्य में। सिंपल सा याद करने वाला, भारत का सबसे पुराना चर्च कहाँ है? तो यह केरल राज्य में। ईसाई चर्च हो या कोई सा भी चर्च हो, ठीक है, ये केरल राज्य में। चर्च किसका आता है? ईसाई धर्म का ही आता है। तो चर्च कहाँ है सबसे पुराना? भारत का केरल राज्य में। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ जून 2018 में कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम और कला संस्कृति केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम कहाँ पर बना है? तो ये मध्य प्रदेश के रीवा में बना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये 2018 में बना है। इसका मतलब अब ये जीके का प्रश्न बन चुका है। तो कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम कहाँ पर है? रीवा में। कहाँ पर है? रीवा में। अब रीवा को इतनी आसानी से हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। रीवा में जितनी चीजें हमको अभी की अभी याद करना है। ठीक है, तो देखिए रीवा में हमको मिल रहा है सफेद शेर। क्या मिल रहा है हमको रीवा में? सफेद शेर। क्या मिल रहा है? सफेद शेर। कहाँ मिलेगा हमको? रीवा में मिलेगा। बिल्कुल सफेद कलर का, देखो ध्यान से देखो, सफेद कलर का है, मिला? बिल्कुल मिल गया होगा। अब सैनिक स्कूल, देखो सैनिक स्कूल हमको कहाँ मिल रही है? तो ये भी रीवा में है। सैनिक स्कूल भी कहाँ है? रीवा में। आपको ध्यान रखना, देखो ध्यान से देखो, दिखेगी बिल्कुल सैनिक स्कूल आपको रीवा में दिखेगी। तो सैनिक स्कूल कहाँ है? हमारी रीवा में। अब एक विश्वविद्यालय है, इसका नाम है अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय। तो देखो ध्यान से देखना, इसको याद करना है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ है?
रीवा में। देखो हमने क्या क्या देखा अभी, सफ़ेद शेर देख लिया, सैनिक स्कूल देख ली, अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय हमने देखा, ये तीनों चीज़ हमने रीवा में अभी तक देख ली है। ठीक है, अब देखो आपको लगी भूख और आपका मन हो रहा है आम खाने का, ठीक है, और आप हो रीवा में, तो आम अनुसंधान भी आपको कहीं ना कहीं वहाँ पर नज़र आ रहा होगा। तो आम अनुसंधान कहाँ है? रीवा में है। आपको ध्यान रखना है आम अनुसंधान कहाँ पर है? रीवा में है। ठीक है, कहाँ पर है? रीवा में है आम अनुसंधान केंद्र, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको पुलिस बनना है, जैसे आप पुलिस का फॉर्म भर रहे हो, पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो पुलिस मोटर वर्कशॉप, आप पुलिस में आपके पास मान लो गाड़ी है और आपको आपकी गाड़ी खराब हो गई तो आपको पुलिस मोटर वर्कशॉप में जाना है, तो पुलिस मोटर वर्कशॉप भी कहाँ है? रीवा में है। अभी आप रीवा में घूम रहे हो तो वहाँ पर आपको पुलिस मोटर वर्कशॉप भी मिलेगी, अपनी गाड़ी का आप वहाँ काम करवा सकते हैं यदि आप पुलिस वाले हो तो। ठीक है, आप पुलिस वाले बन जाओगे, उसके बाद अपनी गाड़ी का काम यहाँ पर करवा लोगे। ऐसा रियल में नहीं होता है, सिर्फ याद करवाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो पुलिस मोटर वर्कशॉप भी कहाँ है? रीवा में है। अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय भी कहाँ है? रीवा में है। सैनिक स्कूल भी कहाँ है? रीवा में है। सफ़ेद शेर भी कहाँ मिलेंगे? रीवा में मिलेंगे। आम अनुसंधान भी कहाँ है? रीवा में है। ठीक है, अब आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है, एक है त्योथर। क्या है? त्योथर। आपको बोल के देखना है त्योथर, तो त्योथर भी कहाँ आता है? रीवा में आता है। ये पेपर में पूछता है कि त्योथर किस जिले में आता है, तो त्योथर रीवा में आता है। त्योथर कहाँ आता है? रीवा में आता है। अब आपको ध्यान रखना है कि एक बाण सागर परियोजना है सोन नदी पर, है कि नहीं है? यदि तैयारी कर रहे हो मध्य प्रदेश पुलिस की तो आपको इतना तो पता होगा कि बाण सागर परियोजना कौन सी नदी पर है, तो यह सोन नदी पर है। कौन सी नदी पर है? सोन नदी पर है। तो बाण सागर परियोजना का जो मुख्यालय है, जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस भी कहाँ पर है, इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है, तो रीवा में है। तो बाण सागर परियोजना का मुख्यालय कहाँ है? रीवा में है। आपको ये चीज़ ध्यान में आ गई होगी, आपने इसको अच्छे से याद कर ली होंगी। अब आपको ध्यान रखना है कि चचाई जलप्रपात, बहुटी जलप्रपात और केवटी जलप्रपात, ये भी कहाँ है? ये भी रीवा में है। अब एक और चीज़ याद कर लो आखिरी, रीवा में कौन कौन से जिले आते हैं, मतलब रीवा संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। तो देखो रीवा संभाग में आने वाले जिले, रीवा खुद, उसके बाद सतना, उसके बाद सीधी और सिंगरौली। कितने आते? 4 आते। एक खुद रीवा, उसके बाद सतना, सीधी, सिंगरौली। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली किस में आएंगे? रीवा संभाग में आएंगे। तो ये क्वेश्चन में अब हम लोग ज़्यादा भारी हो गए। अब आगे की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रीवा के बारे में। फिर अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश में आयोजित खजुराहो महोत्सव निम्नलिखित में से क्षेत्र में किससे संबंधित है? तो निम्नलिखित क्षेत्र में से किससे संबंधित है खजुराहो महोत्सव? तो बड़ा सिंपल सा है, खजुराहो महोत्सव शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। खजुराहो महोत्सव किससे संबंधित है? शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। अब एक और प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है, ये तो याद करना ही है कि खजुराहो महोत्सव शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। आपको और ध्यान रखना है कि खजुराहो महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है। ठीक है, खजुराहो महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो यह फरवरी के महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? फरवरी के महीने में खजुराहो महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? शास्त्रीय नृत्य होता है। क्या होता है? शास्त्रीय नृत्य होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं खजुराहो कहाँ आता है। तो खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आता है। कहाँ आता है? छतरपुर जिले में। ठीक है, खजुराहो कहाँ आता है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आता है। और छतरपुर जिला कौन से संभाग में आता होगा? तो छतरपुर जिला सागर संभाग में आता है। कहाँ है? सागर संभाग में आता है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है पान उत्पादक जिला, पान खाया है ना, पान उत्पादक जिला कौन सा है? तो छतरपुर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पान उत्पादक जिला छतरपुर को बोलते हैं। इंपॉर्टेंट जानकारी है, इस बार किसी न किसी सेट में पूछ सकता है। पान उत्पादक जिला छतरपुर को कहा जाता है। अब देखो खजुराहो को कुछ ना कुछ बोलते होंगे, तो खजुराहो को स्थापत्य कला का तीर्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थापत्य कला का तीर्थ खजुराहो को कहा जाता है। तो देखो क्या क्या याद करा है, शास्त्रीय नृत्य कहाँ होता है? खजुराहो महोत्सव के अंतर्गत होता है। कब होता है? फरवरी में होता है। कहाँ होता है? छतरपुर जिले में होता है। छतरपुर जिला किस में आता है? तो भाई सागर संभाग में आता है। और पान उत्पादक जिला कौन सा है? तो पान उत्पादक जिला हमारा छतरपुर है। ठीक है, और खजुराहो को क्या बोलते हैं? स्थापत्य कला का तीर्थ कहा जाता है। तो यह प्रश्न से हमने इतनी जानकारी याद की है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 1950 में ब्रिटिश सेंट्रल प्रांतों और बरार से निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया था? तो देखो 1950 में जो ब्रिटिश के सेंट्रल प्रांत थे और बरार था, तो बरार में से किसको मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया था 1950 में? तो नागपुर को बनाया था। किसको बनाया था 1950 में मध्य प्रदेश की राजधानी? नागपुर को बनाया था। आपको ध्यान रखना है 1950 में मध्य प्रदेश की राजधानी किसको बनाया था? नागपुर को बनाया गया था। अब नागपुर को क्या बोलते हैं? ऑरेंज सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑरेंज सिटी, मतलब संतरा सिटी। यहाँ पर संतरे बहुत ज़्यादा
मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसको नागपुर को ऑरेंज सिटी कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आरएसएस मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो भी नागपुर में है। और आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है कि जो भारत के सड़क परिवहन मंत्री है, इनका नाम है नितिन गडकरी, वह भी नागपुर से लोकसभा के सांसद है। आपको ध्यान रखना है नितिन गडकरी कहाँ से सांसद है लोकसभा के, नागपुर से सांसद है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भोपाल में आयोजित लोक रंग समारोह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो भाई लोक रंग समारोह कहाँ मनाया जाता है, आपको सबसे पहले तो ये याद करना पड़ेगा। तो लोक रंग समारोह ये भोपाल में मनाया जाता है। लोक रंग समारोह कहाँ मनाया जाता है, भोपाल में मनाया जाता है। देखो अभी याद करना है, लोक रंग समारोह भोपाल में आयोजित किया जाता है। अब कब करते हैं, तो ये गणतंत्र दिवस के दिन करते हैं। गणतंत्र दिवस आपको सभी को मालूम है 15 अगस्त को तो आएगा नहीं, कब आएगा ये 26 जनवरी को आएगा। कब आएगा ये 26 जनवरी को आएगा। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस के दिन मनाया जाता है लोक रंग समारोह। अब भाई कितने दिन के लिए मनाते हैं, तो इसको मनाते हैं 5 दिन के लिए। कितने दिन के लिए मनाते हैं, 5 दिन के लिए। तो आपको ध्यान रखना है लोक रंग समारोह कितने दिन के लिए मनाया जाता है, तो 5 दिन के लिए मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, तो भोपाल में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो गणतंत्र दिवस के दिन मनाया जाता है, मतलब 26 जनवरी से शुरू होता है 5 दिन के लिए। आपको समझ में यह आया होगा। केरल में कालारी किसका जन्म स्थल है, तो केरल में जो कालारी है वो उसमें किसका जन्म हुआ है, कालारी में किसका जन्म हुआ है, तो कालारी में किसका जन्म हुआ है, तो आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ है। किसका हुआ है, आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ है केरल के कालारी में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है केरल के कालारी में किसका जन्म हुआ है, आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ है। अब आपको ध्यान रखना है कि शंकराचार्य की गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है, शंकराचार्य की गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है, तो यह ओमकारेश्वर में है। कहाँ पर है, ओमकारेश्वर में है। अब ओमकारेश्वर कौन सी नदी किनारे आता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है ओमकारेश्वर आता है नर्मदा नदी के किनारे। अब आपको ध्यान रखना है कि ओमकारेश्वर कौन से जिले में आता है, तो ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में आता है। अब खंडवा जिले की यदि बात कर दी तो खंडवा जिले का संभाग भी बताना है, तो खंडवा जिला इंदौर संभाग में आता है। किस में आता है, इंदौर संभाग में आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम और चरस का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अब देखो व्यापम इससे आगे बढ़ता ही नहीं है। ठीक है, अफीम और चरस गांजा तो इसको हमेशा याद आता ही है। ठीक है, तो अफीम और चरस का उत्पादन सबसे अधिक किस में होता है, तो सीधी सी बात है मंदसौर में होता है, सभी को पता होगा। व्यापम अफीम से चरस से आगे बढ़ ही कहाँ रहा है, गांजा अफीम चरस से आगे बढ़ता ही नहीं, यही प्रश्न बार बार पूछा करता है। ठीक है, तो मंदसौर में अफीम चरस का क्या होता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, अब मंदसौर की यहाँ पर बात की है, तो मंदसौर सबसे पहले मंदसौर देखिए कौन से संभाग में आता है, तो जो हमारा मंदसौर है, मंदसौर उज्जैन संभाग में आता है। किसमें आता है, उज्जैन संभाग में आता है मंदसौर। ठीक है, अब मंदसौर का पुराना नाम भी तो कुछ होगा, तो मंदसौर का पुराना नाम है दसपुर। क्या है, दसपुर। आपको ध्यान रखना है मंदसौर का पुराना नाम क्या है, दसपुर है। ठीक है, क्या है, दसपुर। अब मंदसौर में एक अभिलेख भी है जिसको बोलते हैं मंदसौर अभिलेख। क्या बोलते हैं, मंदसौर अभिलेख। तो ये किससे रिलेटेड है, कौन से राजा से संबंधित है, तो ये राजा यशोवर्मन से संबंधित है। तो मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है, राजा यशोवर्मन से। किससे, राजा यशोवर्मन से मंदसौर अभिलेख संबंधित है। और आपको ध्यान रखना है मंदसौर में एक प्रसिद्ध मंदिर भी है, उसका नाम है पशुपतिनाथ मंदिर। तो आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ मंदिर की यदि बात की जाए तो यह मंदसौर में है। कहाँ पर है, मंदसौर में है। ठीक है, तो मंदसौर से आपको क्या क्या याद हुआ, मंदसौर उज्जैन संभाग में आता है, मंदसौर का पूरा नाम दसपुर है, मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है, तो राजा यशोवर्मन से संबंधित है। मंदसौर में एक मंदिर है जिसका नाम है पशुपतिनाथ मंदिर। अब आपको एक और चीज़ याद रखना है कि मंदसौर जो है यह सिवना नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी, सिवना नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अब आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी चीज़ पढ़ ली तो एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो इंद्रगढ़ है, ठीक है, इंद्रगढ़ ये भी मंदसौर में आता है, क्योंकि ये परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इंद्रगढ़ कहाँ आता है, मंदसौर में आता है। हिंगलाजगढ़ का किला कहाँ आता है, मंदसौर में आता है। आपको ध्यान रखना है इंद्रगढ़ और हिंगलाजगढ़ का किला कहाँ आता है, मंदसौर में आता है। तो यह थी मंदसौर की जानकारी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अवध बोली में 1540 में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत, तो आपको ध्यान रखना है पद्मावत एक महाकाव्य है। क्या है, पद्मावत एक महाकाव्य है। और कौन सी बोली में लिखा गया है, तो अवध बोली में लिखा गया है। कौन सी बोली में लिखा गया है, अवध बोली में लिखा गया है। तो इसके रचयिता कौन थे, तो इसके रचयिता थे मलिक मोहम्मद जायसी। कौन थे, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के रचयिता थे, जो कि अवधी बोली में लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश शासन द्वारा राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान को
किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखो इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान। राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान इन 4 ऑप्शंस में से हिंदी व्यंग में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? हिंदी व्यंग में दिया जाता है। तो राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान हिंदी व्यंग में दिया जाता है। अब आपको इस प्रश्न से भी कुछ जानकारी हासिल तो करना पड़ेगी, ठीक है। तो हम लोग ध्यान देते हैं, 1992-93 में शरद जोशी सम्मान को शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1992-93 में शरद जोशी सम्मान को शुरू किया गया था, ठीक है। मध्य प्रदेश में शरद जोशी सम्मान को कब शुरू किया गया है? 1992-93 में। किस क्षेत्र में? हिंदी व्यंग के क्षेत्र में, ठीक है। 92-93 में इसको शुरू किया गया है। पहली बार किसको दिया? तो पहली बार दिया है हरिशंकर परसाई जी को। किसको दिया? हरिशंकर परसाई जी को। तो शरद जोशी सम्मान, ठीक है, राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान पहली बार किसको दिया? तो हरिशंकर परसाई जी को दिया है। 1992-93 में शुरू किया गया था। अब आपको ध्यान रखना है कि शरद जोशी जी का नाम आया है, तो भाई ये कहाँ रहते? तो ये भी तो मन में सवाल आना चाहिए ना। तो शरद जोशी जी कहाँ रहते थे? तो ये उज्जैन में रहते थे। कहाँ रहते थे? ये हमारे उज्जैन में रहते थे, मध्य प्रदेश के। तो आपको ध्यान रखना है। और इनकी एक आपको बिल्कुल एक रचना है, वो भी ध्यान में रखना है। इनकी रचना थी अंधों का हाथी। व्यापम में इसको पूछा जाता है। तो अंधों का हाथी किसके पास था? ये रचना किसकी थी? तो ये रचना हमारे शरद जोशी जी की थी। किसकी थी? शरद जोशी जी की थी। तो आपको इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिलती है। अब बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश वित्तीय निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, तो वित्तीय निगम का मुख्यालय या कार्यालय कहाँ पर है? मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो वित्तीय निगम का मुख्य कार्यालय बहुत ही सरल है, सभी को पता होता है। तो यह है हमारे इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में वित्तीय निगम का मुख्य कार्यालय है या मुख्यालय है। तो मध्य प्रदेश वित्तीय निगम कहाँ पर है? इंदौर में है, आपको ध्यान रखना है। अब इंदौर है तो इंदौर में तो जमाने भर की जानकारी है, इतनी सारी तो पढ़ना नहीं है। तो एक चीज़ बताता हूँ इंपॉर्टेंट, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इंदौर में, ठीक है, लेकिन फिर भी एक अच्छी खासी चीज़ बताता हूँ। राला मंडल, ठीक है, क्या? राला मंडल अभ्यारण्य का नाम आपने सुना होगा, जो कि इंदौर जिले में, कहाँ पर है? इंदौर जिले में, ठीक है। और सबसे छोटा अभ्यारण्य आपको याद होगा, राला मंडल सबसे छोटा अभ्यारण्य है। नहीं याद है तो अभी याद करना है। राला मंडल सबसे छोटा अभ्यारण्य है जो कि इंदौर में स्थित है, ठीक है। और वित्तीय निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो यह भी इंदौर में। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय स्थित है? इंपॉर्टेंट है, सरल है, ठीक है। कहाँ पर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय स्थित है? तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थित है, ठीक है। पहले इसका नाम था जबलपुर विश्वविद्यालय, फिर 1983 में इनका नाम बदल दिया और क्या कर दिया? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ जबलपुर से रिलेटेड याद करवा देता हूँ। भेड़ाघाट, भेड़ाघाट जलप्रपात कहाँ है? तो ये जबलपुर में। भेड़ाघाट जलप्रपात कहाँ है? जबलपुर में। कौन सी नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। भेड़ाघाट जलप्रपात जबलपुर में, नर्मदा नदी पर। अब रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ पर है? तो ये भी जबलपुर में। रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ पर है? तो ये भी जबलपुर में है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजा बनने से पहले सम्राट अशोक वर्तमान में मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किसके राज्यपाल थे? तो आपने सबने इसको इतिहास में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो इसको ध्यान रखना कि राजा बनने के पहले अशोक जो थे वह मध्य प्रदेश के उज्जैन के राज्यपाल थे। क्या थे? उज्जैन के राज्यपाल थे। उज्जैन का नाम अवंती भी है, उज्जैनी भी है, आपको पता होगा। तो जो राजा बनने से पहले अशोक थे, ये कहाँ के राज्यपाल थे? तो उज्जैन के राज्यपाल थे। तो आपको समझ में आया होगा। अब आपको ध्यान रखना है, यदि अशोक की बात कर दी तो 261 ईसा पूर्व, कब? 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ था, ठीक है। कलिंग का युद्ध हुआ था जो कि अशोक के द्वारा लड़ा गया था, ठीक है। अशोक के द्वारा 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। और उस समय कलिंग की राजधानी क्या थी? तो तोसली थी। क्या थी? तोसली थी। एग्जाम में पूछी जाती है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। कलिंग की राजधानी उस समय क्या थी? तोसली थी, जिस पर अशोक ने क्या करा था? अधिकार कर लिया था। 261 ईसा पूर्व, सन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए 3 से 4 बार बोल दिया। 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ था। और कलिंग अभी कहाँ आता है? कलिंग, तो ये कलिंग उड़ीसा में आता है। कहाँ आता है? उड़ीसा में आता है। आपको ध्यान रखना है, कलिंग कहाँ आता है? उड़ीसा में आता है, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि जो अशोक था ना, ये प्रारंभ में तो हिंदू धर्म का था, ठीक है, पर बाद में कलिंग युद्ध के बाद इसका हृदय परिवर्तन हो गया और यह बन गया बौद्ध धर्म का। तो आपको ध्यान रखना है कि अशोक कौन से धर्म का था? बौद्ध धर्म का था। अब अशोक की बात कर रहे हैं तो भाई सांची स्तूप को कैसे हम लोग भूल सकते हैं?
तो सांची का स्तूप ये कहाँ पर है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है, ये तो बिल्कुल नहीं बताने वाला। तो सांची का स्तूप किसने बनाया है, अशोक ने बनाया है, और ये कहाँ पर है आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप में देखी जाने वाली सजावट की शैली को क्या कहा जाता है। तो भाई सांची के स्तूप में जो सजावट की शैली है ये कौन सी शैली है। तो देखिए कितना जहरीला प्रश्न है, यदि आपने पढ़ा तो ही आप इसका उत्तर सही दे सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सांची के स्तूप में जो सजावट है यह भरूच सजावट है। कौन सी शैली की है, भरूच शैली की है, ठीक है। और यदि भरूच स्तूप की बात करें तो भरूच स्तूप कहाँ है मध्य प्रदेश में, सतना में। कहाँ पर है भरूच स्तूप, सतना में। पर यहाँ पर भरूच शैली की बात कर रहे हैं, कौन सी शैली की बात कर रहे हैं, भरूच शैली की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो सांची का स्तूप है ना ये कहाँ पर है ये नहीं बताने वाला है, ये आपको बताना है सांची का स्तूप किस जिले में, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। बताता हूँ, सांची बेतवा नदी के किनारे और कौन से जिले में, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो सांची में जो स्तूप में जो डिजाइन सजावट की गई है तो ये भरूच शैली की सजावट है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतने ही प्रश्न, नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रश्नों को और शामिल करेंगे। हर वीडियो में धीरे धीरे प्रश्नों को बढ़ाएंगे, वीडियो को बड़ा करेंगे और याद ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, लगता है वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फायदा हुआ है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ फायदा हो। और यदि आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बने रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।